किसी भी अन्य देश की तरह ही भारत की विदेश नीति अपने प्रभाव क्षेत्र को व्यापक बनाने, सभी राष्ट्रों में अपनी भूमिका बढ़ाने और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की परिकल्पना करती है। वर्ष 2021 में विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई चुनौतियों और अवसर प्रस्तुत करता है, जैसे कि दक्षिण एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में चीन का उदय और भारत के पड़ोसी देशों पर इसका बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। अब यह सब कारण भारत की आंतरिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की भारतीय विदेश नीति। आजादी के बाद के पहले 50 वर्षों और उसके बाद 21वीं सदी के पहले 2 दशकों के दौरान भारत की विदेश नीति को जानने से पहले हमें यह समझने की जरूरत होगी हम ऐसे नीति के नियोजन में आधारभूत घटनाओं और विकास को समझने के लिए सबसे पहले अपने अतीत की ओर देखें। इसी के साथ हम अपने फॉरेन पॉलिसी को भी समझ लेते हैं। किसी भी स्वतंत्र देश की विदेश नीति मूल रूप से उन सिद्धांतों का समूह होती है जिनके माध्यम से वह देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करे। सरल शब्दों में कहा जाए तो कुछ प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज हैं जिनके आधार पर एक देश दूसरे देश से रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। भारत के इतिहास की विदेश नीति पर गौर करें तो इसकी शुरुआत साल 1857 में हुई थी, जब भारत के लोग ब्रिटेन से परिचित हो चुके थे। शायद इसी के कारण उत्तर और मध्य भारत में विरोध की भावना पनपी। मूल रूप से भारत की विदेश नीति संघर्ष, संपर्क और सहयोग जैसे पहलुओं पर आधारित है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी क्या खास बात थी जो भारतीय विदेश नीति को विश्व स्तर पर जाना जाने लगा। नेहरू जी के यह विचारधारा थी कि जिसमें उन्होंने न केवल स्वतंत्र बल्कि महान और कुशल भारत की कल्पना की थी। साथ ही साथ कुछ ऐसे नेताओं की अगुवाई जिनमें स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुष शामिल थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की एक अलग पहचान बनाने में सहायता की। हमारे संविधान की ही तरह यह विदेश नीति में कई जगहों का मिला जुला समावेश है। इसके विजन को नेहरू ने बनाया और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सरदार पटेल ने प्रभावी रखा, जिसके कारण कई लोगों ने इसका सपोर्ट किया तो कहीं इसका विरोध किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता और उसके उभार ने 20वीं सदी में एक एग्जाम्पल सेट किया, जिसके चलते उसने राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी किया, जिसे बाद में विकासशील दुनिया का नाम दिया गया। यही वजह थी जिसके कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित होने का अवसर मिला। उसके विशिष्ट गुणों को स्वीकृति मिली जो कि विदेश नीति पर अपना प्रभाव डाल रही थी। अपनी विदेश नीति को तय करने के साथ साथ भारत के सामने कुछ आंतरिक संकट भी मौजूद थे जो उसके विभाजन के कारण उत्पन्न हुए थे। इतिहास पर गौर फरमाए तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में जो कारनामा कर दिखाया था, इससे भारत को सबक सीखने को मिला। यानी उसे यह महसूस हुआ कि केवल संवैधानिक प्रक्रियाओं से देश की रक्षा नहीं की जा सकती। 1947 में भारत ने अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को बुलाया। विजय लक्ष्मी पंडिता इसकी पहली नेता थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाति और रंगभेद पर अपनी आवाज उठाई। नेहरू जी का यह मानना था कि हिंदुस्तान विश्व में एक खास भूमिका अदा कर सकता है, इसलिए उन्होंने किसी भी गुट की हिमाकत करना ठीक नहीं समझा। जहां एक तरफ एशिया और अफ्रीका के साथ भारत के संबंध अच्छे हो रहे थे तो वहीं दूसरी ओर इसकी पश्चिमी देशों के साथ दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। भारत ने अपनी विदेश नीति के आधार पर चलते हुए 1995 के बीच आदर्शवादी दृष्टिकोण स्थापित किया, जिसके तहत उन्होंने मध्य पूर्व, पूर्वी एशियाई संकट और शीत युद्ध के बीच संतुलन स्थापित करके एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। इसके बाद भारत ने अरब देशों समेत चीन और सोवियत संघ से भी अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद विदेश नीति के बुनियादी विषयों की रूपरेखा पढ़ना मुश्किल हो गया था। जब राजीव गांधी शासन में आए तब भारत के समक्ष आंतरिक और बाहरी चुनौतियां भी प्रभावशाली थी। इस पूरे समय के दौरान भारतीय विदेश नीति में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। पाकिस्तान की बढ़ती हुई परमाणु क्षमता और नेपाल बांग्लादेश से रक्षा संबंधी चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही थी। इन सभी को सुलझाने के लिए राजीव गांधी ने कुछ अहम मुद्दों को प्रायोरिटी दी, जैसे रूस और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखना, श्रीलंका के जातीय संकट से निपटना, भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का ठीक
सटीक रूप से इस्तेमाल करना। यहाँ पर हम आपको बता दें कि राजीव गांधी ने चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए 1988 में बीजिंग की यात्रा की। 25 वर्षों के अधिक लंबे अंतराल के बाद यह भारत के प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा थी। अब इन्हीं सब मुद्दों के साथ एक अहम मुद्दा उठता है कि कश्मीर का। साल 1947 में भारत स्वाधीनता अधिनियम के दौरान इसे भारत का हिस्सा बनाया गया था। भारत का हिस्सा बनने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सुझाव दिया गया था कि भारत की रियासतों को अपने राज्य की जनता पर इच्छा अनुसार निर्भर होना चाहिए। जिन्ना की आशा थी कि कश्मीर राज्य के लोग महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध हो जाएं और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। यानी वह किसी भी रूप में नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो। उठापटक की वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद और अलगाववाद का उदय हुआ। हालांकि अधिकांश देश इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अलगाववादी ताकतों को समर्थन दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देश यह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए आपस में बैठकर बातचीत करें। उनका यह भी मानना है कि मुस्लिम देश कश्मीर मुद्दे पर समयोजित व्यवहार कर रहे थे और उन्हें भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के संबंध में निष्पक्ष रवैया रखना चाहिए। जहां एक और पाकिस्तान के अलावा अन्य देश भी कश्मीर समस्या के प्रति नई दिल्ली को लेकर अस्पष्ट थे, तो वहीं दूसरी तरफ मानव अधिकारों के प्रति भी सरकार पर दबाव डाला जा रहा था। कश्मीर का यह मुद्दा अब भी एक उलझी हुई समस्या बनी हुई है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे को सुलझाने या फिर भारत के साथ दोस्ताना संबंध कायम करने का प्रयास किया जाता है, तो उस व्यक्ति का या उस दल को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। भारत के 63% लोग इस रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में सैन्य बलों का और अधिक प्रयोग होना चाहिए। शायद यही सोच कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक बन सकती है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति में एक खोट जरूर होगा, जो है मुद्दा वैसे का वैसा ही पड़ा है। शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस सोच से कई लोग सहमत नहीं है और वह चाहते हैं कि मुस्लिम बहुमत वाला हिस्सा हर हालत में पाकिस्तान का होना चाहिए। अब गौर फरमाते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों पर। आपको ज्ञात ही होगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले कोरिया में सैन्य कार्यवाही में अहम भूमिका निभाई थी। शीत युद्ध में भाग लेने के कारण भारत के निष्पक्ष और शांतिप्रिय देश के रूप में इतनी ज्यादा साफ छवि बनी कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का संयुक्त राष्ट्र के शांति ऑपरेशन में प्रमुख हिस्सा लेना अनिवार्य हो गया था। इन सभी के फलस्वरूप भारत में लगभग 50 वर्षों के भीतर संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण एजेंसियों की अध्यक्षता को पीवी नरसिम्हा राव, वीरेंद्र दयाल जैसे प्रख्यात भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में अपनी छाप छोड़ दी। भारत की विदेश नीति पर गौर किया जाए तो यह समझ आएगा कि विदेश सरकार ने भारत के पार्टीशन के समय जानबूझकर कुछ ऐसे मुद्दों को अधूरा छोड़ दिया था जिसके बाद दो देशों में तनाव हमेशा से रहे। चीन के प्रति भारत का रवैया हमेशा से ही ऐसा चिड़चिड़ा नहीं था। जब 1959 में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ साजिश की, तभी से हमने इन दोनों देशों से दूरी बना ली। भारत द्वारा 1974 में पोखरण के परमाणु परीक्षण में खुद को विकसित न करना एक प्रमुख कमी थी। एक तरफ भारत अपनी विदेश नीति के लिए जाना जाता है, या यूं कहें कि वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इराक के युद्ध के समय भारत ने अपनी एक नेगेटिव पर्सनालिटी सबके सामने रख दिया। इन सभी वजह से भारत विश्व में हाशिए पर आ गया। देवगौड़ा के समय में भारत ने अपने रक्षा और परमाणु प्रयोग क्षेत्र में विस्तार किया और अब तक यह पूर्ण रूप से एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। जहां एक तरफ पहले भारत गुटनिरपेक्षता को अपनाता था, वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में इसका झुकाव अमेरिका की तरफ कुछ ज्यादा ही हो गया था। अगर देखा जाए तो भारत ने अपने 50 वर्षों में विदेश नीति में अहम रूप से परिवर्तन किए हैं, जो शायद यूरोप के कई सारे देश अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारे सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। भारत की विदेश नीति को अच्छी तरह देखें तो हमें यह मिलेगा कि कभी ना कभी भारत को किसी एक समुदाय का साथ तो जरूर देना पड़ेगा। दूसरी चुनौती यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी स्थान। तो आज के हमारी वीडियो में हमने बात की भारत की विदेश नीति के बारे में, उसकी कुछ चुनौतियों के बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास किया कि हमें किन चीजों पर इसे बदलने की आवश्यकता है। अगर आप इन सभी विषयों को संक्षिप्त में पढ़ना चाहते हैं तो प्रभात प्रकाशन की बुक भारतीय विदेश नीति, जिसे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी J.N. दीक्षित द्वारा लिखा गया है, को आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से भी परचेज कर सकते हैं या दिखाए गए नंबर पर मंगवा सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।
यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।